तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और थोड़ा मेरा गला खराब है तो उसके लिए आई एम सॉरी अगर आवाज़ थोड़ी उतनी क्लियर नहीं आए। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो मेरा आज इंटरव्यू था आरआरबी पीओ का और आज से ही इस साल की जो आरआरबी पीओ के इंटरव्यू है वो आज 14 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं। तो आज मेरा पहले ही दिन इंटरव्यू था और मुझे बुलाया गया था लखनऊ। तो लखनऊ में मैं गया था और लखनऊ में थंबनेल पे आपने एक फ़ोटो देख ली होगी, उससे मैंने बैंक की जो ब्रांच थी जहाँ पे था इंटरव्यू, वो थंबनेल में डाल दी है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस ये कहूँगा कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, तो उसे आप जॉइन कर सकते हैं। उसका पर्पस बस यही है कि आपको और मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके और मैं आपकी लाइफ में किसी तरह से वैल्यू ऐड कर सकूँ, तो आप उसे जॉइन कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पहले हमें वहाँ बहुत देर वेट करना पड़ा। मैं वो सब पे नहीं आऊँगा, मैं सीधे वो बताता हूँ कट टू की कम जब मैं वहाँ पहुँचा तो क्या हुआ। तो जब मेरा नंबर आया तो पहले मैंने गेट खोला और जब मुझे कहा गया कि आप जाओ अंदर, तो मैंने गेट खोला। फिर मैंने सबसे पूछा कि सर मे आई कम इन? क्योंकि मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो मेल सर से हुआ था जो बीच में बैठे थे। तो मैंने कहा सर मे आई कम इन? उन्होंने कहा येस कम इन। तो वहाँ पे जो थे वहाँ पे 4 मेल थे और 1 फीमेल थी जो कि कॉर्नर में बैठी थी। तो फीमेल जो थी मतलब एक सर्कल आप समझ लो, एक सेमी सर्कल में बैठे थे वो, जिसमें 4 पहला मेल 1 मैं बुलाऊँगा भी इसी तरह से आपको ताकि मैं समझा सकूँ किसने क्या क्वेश्चन पूछा। इस तरफ से मेल 1, फिर मेल 2, फिर सेंटर में मेल 3, फिर मेल 4, फिर एंड में थी फीमेल जो बैठी थी। तो इस ऑर्डर में बैठे हुए थे, यानी 4 मेल थे और 1 फीमेल थी। और जो फीमेल मैम थी उन्होंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा। वो उनका काम मेनली शायद यही था कि वो एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड कर रही थी कि कहीं जो एस्पिरेंट है, जो कैंडिडेट है, वो घबरा तो नहीं रहा किसी क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाने पर। तो उन्होंने ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं किया। और इसके अलावा तो ये चीज़ आपके इंटरव्यू में भी होगी, कोई ना कोई एक ज़रूर बैठता है तो आपके एक्सप्रेशन, आपके हाव भाव रिकॉर्ड करने के लिए उसका काम होता है। तो मेल 1 जो थे उन्होंने कोई चीज़ नहीं पूछी मुझसे। तो पहली चीज़ जो मुझसे पूछी गई वो थी जो सेंटर में सर बैठे थे, यानी मेल 3। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो? तो मैंने बता दिया कि मैं कहाँ से हूँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ से हूँ। फिर उन्होंने पूछा क्या कि स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन क्या है? तो मैंने वो बताया कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आपने कब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी? मैंने बताया कि मैंने 2020 में कंप्लीट करी। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आप अनएम्प्लॉयड हो? तो मैंने कहा यस सर। तो वो कह रहे कि फिर आपने मतलब 2020 के बाद आप कर क्या रहे थे? तो मैंने बताया कि सर मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था और एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं हो पा रहे थे मेरे, तो मैं उसमें लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा ओके। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि हू इज़ पीसी सेठी? हू इज़ पीसी सेठी? अभी पता नहीं इन्होंने पीसी सेठी क्यों पूछा, शायद मैं भी सेठी हूँ, वो भी सेठी है, शायद इसलिए पूछा हो। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। तो उन्होंने कहा ओके। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा फिर उन्होंने मेरी जो क्योंकि मैं कॉमर्स तक बैकग्राउंड है मेरा, उन्होंने मुझसे कॉमर्स से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मुझसे पहले पूछा कि अगर आप कॉमर्स के हो तो आप समझ जाओगे, नहीं हो तो चिंता मत करना, ये तो कॉमर्स फील्ड के हैं तो वो आपको आपकी फील्ड से ही पूछेंगे। तो ये मत घबराना कि ये वाले क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ये मैं कॉमर्स का हूँ तो उस फील्ड से हैं, अगर आप किसी और फील्ड से हो तो आपको वो उसी फील्ड से उसी बैकग्राउंड से पूछेंगे। तो उन्होंने मुझसे कॉमर्स से जो कॉमर्स के उनके लिए बता दूँ उन्होंने मुझसे पूछा कि एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होते हैं? मैंने बता दिया वो। उन्होंने पूछा कि वो रिकॉर्ड क्या किए जाते हैं बैलेंस शीट में? अब मैं ये इसके बारे में श्योर नहीं था उतना। तो फिर मैंने कहा सर सॉरी सर आई एम डोंट नो। और फिर उन्होंने मुझसे अगला पूछा कि डिफरेंस क्या होता है बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में? ये भी कॉमर्स की फील्ड का क्वेश्चन था। तो वो मैंने काफ़ी अच्छी तरह बता दिया, ये काफ़ी वो कन्विंस लगे इस आंसर से। तो ये वाले जो क्वेश्चन किए ना, एक्यूमुलेटेड लॉस और ये ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में डिफरेंस, ये किया था मेल 2 ने, जो उधर से सेकंड नंबर पे थे। उसके बाद मेल 4 ने पूछा कि यानी कि इस साइड से तो सेकंड नंबर पे थे फीमेल टीचर के बगल में। उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्थ? तो ये मैंने बताया और मेरे हिसाब से मैंने सही बताया कि नेटवर्थ मेनली एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होती है, कि कंपनी क्या अब इस वक्त वर्थ है इन द मार्केट, वो सब मैंने बताया। पर वो फिर भी कन्विंस नहीं लगे। मेरे अकॉर्डिंग आंसर सही था, पर मे बी ये भी हो सकता है कि वो मुझे अनसेटल करना चाह रहे हो, मुझे नर्वस करना चाह रहे हो। तो तो उन्होंने वो उस तरह के मतलब हाव भाव दिए कि आप सही नहीं जा रहे हो। लेकिन मैंने मतलब मैं रेडी था, मैं मतलब स्माइल मैंने अपने चेहरे से जाने नहीं दी। मैं ये सोच के आया था कि चाहे आंसर मैं सही दूँ गलत दूँ, मैं अपने आप को नर्वस नहीं होने दूंगा। तो मैंने हर टाइम अपने चेहरे पे स्माइल रखी, चाहे मेरा आंसर सही हो ना हो। तो मैंने कभी भी स्माइल नहीं गई मेरे चेहरे से। तो जब उन्होंने वो रिएक्शन भी दिए तो मैं घबराया नहीं उस तरह से।
और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कुछ एक ऐसा, M4 ने मुझसे पूछा कि वो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कि कुछ सोर्सेस और यूजेस के बीच में कुछ फ़र्क बताओ, कुछ इस तरह का था। तो वो तो मैंने पहली बार सुना था, मैंने कहा सर आई डोंट नो। फिर उन्होंने M4 ने मुझसे पूछा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। फिर मैंने बताया कि जो रोज़ की बिज़नेस के वैल्यू में जो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है रोज़ के कामों में, या फिर हम सीधे वर्ड्स में कहें करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये सब कॉमर्स फील्ड के वाले जो क्वेश्चन थे ये सब मैंने बता दिया उन्हें। फिर उन्होंने कहा ओके। फिर उसके बाद फिर वो जो फीमेल बैठी थी एंड में, जो अभी तक मतलब एक्सप्रेशन रिकॉर्ड कर रही थी, मेल वन ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। फिर उन फीमेल मैम ने मुझसे पूछा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो वो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा ओके आप जा सकते हैं अब। और फिर मैंने सबको गुड डे विश किया। फिर मैंने कहा गुड डे सर, गुड डे मैम। फिर मैंने ग्रीट करके ऐसे मैं बाहर आ गया। स्टार्टिंग में एक और चीज़ की, जब मैं स्टार्टिंग में आया तब भी मैं उन्हें कहना चाह रहा था कि गुड इवनिंग सर, लेकिन बैठते ही उन्होंने मेरा इंटरव्यू तुरंत स्टार्ट कर दिया, तो मुझे उन्हें ग्रीट करने का मौका नहीं मिला। तो और इसके अलावा अब जो मैंने अच्छी चीज़ करी, अब मैं अपना एनालिसिस दूँ, तो मैंने सबसे अच्छी चीज़ करी वो यही करी कि मैंने मैंने मेरे चेहरे से कभी स्माइल नहीं गई। और ये मैं सोच के गया था, कॉन्शियस एफर्ट मैंने डाला था इस बात पे कि, और मैं ये मतलब एक तरह से अपने आपसे कह के गया था कि चाहे मुझे आंसर आए या ना आए, मेरे चेहरे पे नहीं, हाव भाव नहीं चेंज होंगे। मैं जिस रिएक्शन के साथ अंदर गया हूँ, मैंने वही फेस मेंटेन किया है पूरे इंटरव्यू में। मैं हंसता ही रहा हूँ, चाहे मुझे आया हो, चाहे नहीं आया हो, चाहे उन्होंने मुझे जैसा भी चाहे उनको आंसर कन्विंसिंग लगा या नहीं लगा, मैं हर टाइम स्माइल ही रही चेहरे पे, और मैं स्माइल के संग ही बाहर आया। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से मैंने सही करी। और एक और चीज़ मैंने जो अच्छी करी कि मैंने सॉरी कह दिया जहाँ पे मैं श्योर नहीं था। मैंने कुछ आंसर बनाने की या आंसर ट्राई देने की कोशिश नहीं करी। मैंने वहाँ कह दिया कि मुझे सर नहीं आता। उसके अलावा एक जो मैंने बुरी चीज़ करी वो भी बता दूँ कि एक आंसर एक्सप्लेन करते वक्त मैंने थोड़े क्या था ना कि मेरे जो हाथ थे वो मैं बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए इंटरव्यू का, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो वो बॉडी पोस्चर में ना क्या करते हैं कि आप अपने हाथ को लैप पे रखते हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर देते वक्त मैंने क्या करा, मैंने वो थोड़ा हाथ को, आप एक्सप्लेन करते हो ना, हाथ को ऊपर ले जाके ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, तो वो सब मैं करने लग गया, जो कि उतना सही है नहीं कि इंटरव्यू के सामने आप इस तरह से ये हाथ घुमा के एक्सप्लेन करो। तो मैंने जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने तुरंत बीच में ही आंसर के देते के बीच में मैंने अपने हाथ नीचे कर दिया, वापस मैंने अपने हाथ को अपने लैप पे रख दिया। क्योंकि मुझे लगता है ये उतना अच्छा साइन है नहीं कि आप इंटरव्यूअर जो आपसे इतने सीनियर हैं उनका कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो ऐसे हैंड मूवमेंट के साथ। तो ये मुझे चीज़ लगा जो मैंने गलत कर रहा था, पर मैंने वो जैसी मुझे रियलाइज़ हुई मैंने वो सही कर ली। और इसके अलावा बस यही था पूरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। फिर मैं बाहर आ गया था कमरे से। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं एक इंटरव्यू प्रिपरेशन एक प्लेलिस्ट भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे इस चैनल पे काफ़ी सारी इंटरव्यू प्लेलिस्ट की वीडियो आएंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे काफ़ी कमी है इस चीज़ की, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। मतलब वो लोग भी वो दे रहे हैं एडवाइस जो उन्होंने कभी खुद इंटरव्यू का भी नहीं दिया। तो एक बड़ा ही मिथ फैला हुआ है इंटरव्यू को लेके। तो मैं इसके लिए जो ये मिथ और ये डर फैला हुआ है, उतना मुश्किल है नहीं, इंटरव्यू में आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ इस पे। तो उसके लिए मैं एक इंटरव्यू प्रेप सीरीज स्टार्ट करूँगा इस चैनल पे। और वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हर एग्ज़ाम में कॉमन होती हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, बोर्ड को ग्रीट कैसे करना है, रूम में एंटर कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इस तरह के कुछ रूम से बाहर कैसे आना है, और इंटरव्यू के बीच में किस तरह से में अपने आप को कंपोजर रखना है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चाहे कोई सा भी आप RBI के इंटरव्यू में बैठो, ECGC के इंटरव्यू में बैठो, PO के इंटरव्यू में बैठो, किसी लॉ एग्ज़ाम के इंटरव्यू में बैठो, कोई से एग्ज़ाम में बैठो, ये चीज़ें कॉमन है और हर इंटरव्यू में काम आती हैं। तो मैं वही वाली वीडियो डालूंगा जो कि हर एग्ज़ाम को कवर कर सकें। तो अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो इसी पे आएगी कि बोर्ड को ग्रीट कैसे करना है। तो इस पे मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। और अभी आज के लिए इस वाली वीडियो में इतना ही। थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो उसके लिए सॉरी, अभी मैं आते ही तुरंत ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, और जो मैंने लिखा वो मैंने आपको सब बता दिया। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो, आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो ये वीडियो आती मेरा अभी शूट कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप एक प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू प्रिपरेशन की रिलेटेड वीडियोस मैं फ्यूचर में लाऊंगा। डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन की वीडियोस ही पेंडिंग है, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कैसे करनी है उसकी भी लाऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियो को। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द।